गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। ईरान में जारी युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से बांग्लादेश में ऊर्जा संकट गहरा गया है। बांग्लादेश उन देशों में शामिल है जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए खाड़ी देशों से आने वाले तेल गैस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। ईरान युद्ध को एक महीने से ज़्यादा हो गया है। ऐसे में बांग्लादेश में तेल गैस की कमी की स्थिति बद से बदतर हो रही है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से मांग की है कि उसको रूस से तेल खरीदने की छूट दी जाए। बांग्लादेश चाहता है कि अमेरिका उनको भी उसी तरह से रूसी तेल पर छूट दे जैसे उसने भारत को दी है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान सरकार ईंधन आयात में विविधता लाने की कोशिश कर रही है। हॉर्मुज़ जैसे पारंपरिक शिपिंग रूट में रुकावट को देखते हुए ढाका ने अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट का अनुरोध किया है ताकि रूस से रिफाइंड ईंधन खरीदा जा सके। ईंधन के लिए एशिया, अफ्रीका और उससे बाहर के कई देशों से भी बांग्लादेश ने संपर्क किया है। ढाका ने 22 मार्च को वाशिंगटन को पत्र लिखकर रूस से 6 लाख टन तक का रिफाइंड ईंधन आयात करने की अनुमति देने या वैकल्पिक रूप से 2 महीने के लिए छूट देने का अनुरोध किया है। सरकार ने बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग के साथ चर्चा की गई, लेकिन अभी हमें इस पर अमेरिका की ओर से जवाब नहीं मिला है। बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कई देशों से उसकी बातचीत चल रही है। इसमें भारत भी शामिल है। भारत ने मौजूदा व्यवस्था के तहत जनवरी और जून के बीच 60,000 टन डीजल की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि बांग्लादेश को केवल 5,000 टन डीजल ही मिल सका है। बांग्लादेश की सरकार को फिलहाल इंडोनेशिया से 2 और खेप आने की उम्मीद है, जिनमें से हर एक का अनुमानित वजन 6,000 टन है। बांग्लादेश सरकार ने सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से संपर्क कर रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी है। ऊर्जा मंत्रालय के मोनीर हुसैन ने बताया कि ईरान ने बांग्लादेशी जहाज़ों को इस जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति देने का संकेत दिया है। हालांकि ढाका भी औपचारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कई विकल्पों पर काम किया, लेकिन उनमें से ज़्यादातर आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रहे। बांग्लादेश को आने वाले हफ्तों में तेल और गैस खत्म होने का सामना करना पड़ सकता है। द टेलीग्राफ ने बताया कि कई हफ्तों की रास्टिंग के बाद ढाका की सरकार एक योजना बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। ईंधन खत्म होने की आशंका से वो और ज़्यादा परेशान हो रही है। बांग्लादेश ऐसा पहला देश हो सकता है जिसके बाद तेल खत्म हो जाए। इस बीच बांग्लादेश के अधिकारियों ने बताया कि ईंधन की कमी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। ऐसे में सरकार क्यूआर कोड पर आधारित डिजिटल फ्यूल पास प्रणाली लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत हर पंजीकृत वाहन को एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसमें वह एक निर्धारित अवधि के भीतर ईंधन की एक निश्चित मात्रा खरीद सकेगा। आइए बात करें हम ब्रिक्स देशों की। इस साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता करना भारत के लिए सम्मान की बात है, लेकिन यह मुश्किलें भी लेकर आई है। इसका प्रमुख कारण मध्य पूर्व संघर्ष है। इस संघर्ष के कारण ब्रिक्स में एक राय बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। एक तरफ ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य ईरान है, तो दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब है। ऐसे में मोदी सरकार की इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करना और एक साझा घोषणापत्र जारी करना, जिसमें मध्य पूर्व संघर्ष का जिक्र वो मुश्किल होता जा रहा है। ब्रिक्स से ईरान और यूएई, सऊदी क्या डिमांड कर रहे हैं? रिपोर्ट के अनुसार ईरान मांग कर रहा है कि ब्रिक्स अमेरिका और इसराइल के हमले का विरोध करे। वह अध्यक्ष होने के नाते भारत से बार बार अनुरोध भी कर रहा है। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसका विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि ब्रिक्स ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे। भारत इन दोनों पक्षों की मांग पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से परहेज कर रहा है। इस कारण ब्रिक्स में घमासान मचा हुआ है। ब्रिक्स के बारे में जानें। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक शक्तिशाली समूह है। शुरुआत में इसमें 5 देश शामिल थे, लेकिन हाल के विस्तार के बाद अब इनकी संख्या 11 हो गई है। ब्रिक्स नाम भी इसी शुरुआती 5 देशों को अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर पर रखा गया है, जिनमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य देशों में 5 मूल सदस्यों के अलावा मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी शामिल है। ब्रिक्स का मूल उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि अमेरिका इसे डॉलर के खिलाफ बना समूह करार देता है। ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया के लगभग 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी लगभग 37% तक पहुंच गई है। ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने 1 जनवरी 2026 से इसकी अध्यक्षता संभाली है और ब्रिक्स 2026 की वेबसाइट और लोगों पर भी लॉन्च कर दिया है। भारत अपने यूपीआई और आधार जैसे डिजिटल मॉडल्स को अन्य ब्रिक्स देशों के साथ साझा करने पर भी जोर दे रहा है। भारत सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर रहा है। आइए बात करें हम इसराइल की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में पैदा हुए संकट के स्थायी समाधान की जरूरत है। उन्हें सुझाव दिया कि इसका दीर्घकालीन हल नई एनर्जी पाइपलाइन बनाना होगा, जो खाड़ी देशों के तेल और गैस को भूमध्य सागर तक ले जाएगी। नेतन्याहू का बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट के समुद्री गलियारे से तेल गैस की आवाजाही रोक दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ईरान को तमाम धमकियां दी हैं, लेकिन होर्मुज़ पर तेहरान का दबदबा तोड़ने में वो कामयाब नहीं हुए हैं।
नेतन्याहू ने मीडिया आउटलेट न्यूज़मैक्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का दीर्घकालिक समाधान ऊर्जा पाइपलाइनों का मार्ग बदलकर उन्हें पश्चिम की ओर यानी सऊदी अरब से होते हुए लाल सागर और भूमध्य सागर तक ले जाना है। इससे ईरान का भौगोलिक चेक पॉइंट पूरी तरह दरकिनार हो जाएगा। नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि ईरान की स्थिति हॉर्मुज़ पर मजबूत है। ऐसे में दूसरा रास्ता तलाशना सही रणनीति होगा। हॉर्मुज़ से बड़ी इसराइल की टेंशन। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से वैश्विक तेल निर्यात का 20% हिस्सा गुजरता है। खाड़ी से दुनिया के कई देशों में इसी रास्ते से तेल और गैस पहुंचती है। सऊदी अरब, यूएई और ओमान के क्षेत्रीय जल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में पड़ते हैं, लेकिन हॉर्मुज़ के दूसरी ओर ईरान की मौजूदगी ने इसे समुद्री यातायात के लिए संवेदनशील बना दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने हॉर्मुज़ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ईरान की कोशिश दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा करने की है। हॉर्मुज़ को लेकर कई सफल सैन्य समाधान भी सिर्फ अल्पकालीन स्थिरता ही दे सकता है। ऐसे में इस जलडमरू मध्य के रणनीतिक महत्व को खत्म करना ही दीर्घकालीन समाधान साबित होगा। ईरान से युद्ध का आधा रास्ता पूरा हुआ है। नेतन्याहू ने ईरान के साथ युद्ध में इसराइल अमेरिका को बढ़त मिलने का दावा करते हुए कहा कि यह लड़ाई अपने आधे रास्ते से आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ईरानी शासन की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने पर लगा रही है। हालांकि वह यह नहीं बता सके कि युद्ध कब तक खत्म हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमज़ोर कर दिया है और देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की कोशिश परमाणु हथियार हासिल करने और ऐसी मिसाइल बनाने की है जो अमेरिका तक पहुंच सके, लेकिन उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डार का चीन दौरा उनकी चीनी समकक्ष वांग यी के निमंत्रण पर हो रहा है, जहां मंगलवार को दोनों अधिकारी क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करेंगे। डार ऐसे समय में चीन पहुंचे हैं जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 5वें सप्ताह में पहुंच गया है। पाकिस्तान इस टकराव को कम करने की मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इसी रविवार को इस्लामाबाद में 3 मुस्लिम देशों सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत के लिए मध्यस्थता का ढांचा तैयार करना था। हालांकि पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि बैठक में ऐसा कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया। चीन को गारंटर बनाने की कोशिश। रिपोर्टों में कहा गया कि बातचीत के लिए जा रहे पाकिस्तान के सभी प्रयास से ईरान को खुद को दूर रखा है। तेहरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में गारंटी की मांग कर रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वली नस्र का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस संभावित समझौते के लिए एक गारंटी की तलाश में चीन जा रहे हैं। पूरी संभावना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान की यही शर्त है। चीन ने किया बातचीत का समर्थन। नस्र ने एक्स पर अपने आकलन में लिखा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री गारंटी के विचार को वाशिंगटन और बीजिंग के सामने रखे बिना चीन नहीं जा रहे होंगे। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि चीन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों में बीजिंग सबसे आगे है। चीन ने बातचीत में ईरान को शामिल करने के प्रयास का समर्थन किया है। पिछले सप्ताह ही इसाक डार ने अपनी चीनी समकक्ष से बात की थी, जिसमें वांग ने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की थी। इसके साथ ही ईरान से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया था। चीन को इसलिए लाया गया है क्योंकि ईरान अगर किसी की सुनेगा तो वह चीन ही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने वीकेंड पर ईरान के विदेश मंत्री को फ़ोन किया था और उन्हें इस्लामाबाद के बातचीत के प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। चीन ने पाकिस्तान को भी समर्थन दिया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रऊफ कलसारा ने इसाक डार के चीन दौरे को अहम बताया है। कलसारा ने कहा कि ईरान इस समय अगर किसी ताकत पर भरोसा कर सकता है तो वह चीन ही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति में चीन ही ईरान को बातचीत के लिए गारंटी दे सकता है, जिस पर तेहरान भरोसा करे। चीन जो असर ईरान में रखता है वो पाकिस्तान का नहीं है। ईरान का इसराइल और अमेरिका के साथ 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है। अमेरिका और ईरान ने युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान के कई शीर्ष नेताओं को मार डाला था। हालांकि इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले तेज किए हैं, खासतौर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करते हुए न सिर्फ इसराइल, अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगियों के लिए बल्कि दुनिया के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.